हम कर्ता के आठों भेद के बारे में पढ़ चुके हैं। यह भी हम पढ़ चुके हैं कि कारक की विभक्ति ने है, किंतु वाक्य में कहीं पर कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग होता है और कहीं पर नहीं भी होता है। आज हम ये जानेंगे कि वाक्य में कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। विषय वस्तु पे पहुँचने से पहले हम अपूर्ण भूतकाल और संयुक्त क्रिया के बारे में जानकारी हासिल कर लें, क्योंकि हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं उसमें अपूर्ण भूतकाल और संयुक्त क्रिया की बार बार चर्चा होगी। तो चलिए हम पहले ये जानते हैं कि अपूर्ण भूतकाल क्या है। भूतकाल 6 प्रकार के हैं, जिसमें से एक अपूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण का मतलब है कि जो अ मतलब नहीं और पूर्ण मतलब पूरा, अर्थात बीते समय में होने वाली वह क्रिया जो पूर्ण नहीं हुई हो, वह अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहलाती है। इसके पहचानने का नियम है कि उस वाक्य की क्रिया में रहा था, रही थी, रहे थे जुड़ा हुआ होता है। अब हम जानते हैं संयुक्त क्रिया। ये संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ, और क्रिया से किसी काम के होने या करने का बोध होता है। तो संयुक्त क्रिया में 2 क्रियाएं आपस में मिली हुई होती है, अर्थात 2 क्रियाएं एक साथ आती है तो वह संयुक्त क्रिया होती है। कर्म के आधार पर संयुक्त क्रिया भी 2 प्रकार की होती है, सकर्मक संयुक्त क्रिया और अकर्मक संयुक्त क्रिया। तो सकर्मक संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? तो संयुक्त क्रिया में 2 खंड है, एक अंतिम खंड और एक शुरू वाले खंड। तो हमें अंतिम खंड पे विचार करना है। सिर्फ जिस संयुक्त क्रिया के अंतिम खंड सकर्मक हो तो वह संयुक्त क्रिया सकर्मक संयुक्त क्रिया कहलाती है, और जिस संयुक्त क्रिया के अंतिम खंड अकर्मक हो तो वह संयुक्त क्रिया अकर्मक संयुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे रो दिया, देखिए इसमें 2 खंड है। रोना तो अकर्मक क्रिया है, किंतु दिया क्या है? सकर्मक है। इसका अंतिम खंड सकर्मक है, इसीलिए ये सकर्मक संयुक्त क्रिया है। उसी तरह से खा लिया, यहाँ पर खाना भी सकर्मक क्रिया है और लिया भी सकर्मक क्रिया है। तो हमें संयुक्त क्रिया के प्रथम खंड पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ अंतिम खंड पे ही ध्यान देना है। तो खा लिया का अंतिम खंड सकर्मक है, इसीलिए ये खा लिया भी सकर्मक संयुक्त क्रिया है। ये खा लिया भी सकर्मक संयुक्त क्रिया है। उसी तरह से हंसने लगा, हंसना अकर्मक क्रिया है और लगना भी अकर्मक क्रिया है। ये दोनों खंड के अंतिम खंड पे हमें विचार करना है। तो इसका अंतिम खंड लगा, यह लगना से बना है। लगना अकर्मक क्रिया है, इसीलिए हंसने लगा अकर्मक संयुक्त क्रिया कहलाएगी। उसी तरह से पढ़ चुका, पढ़ तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है और चुका यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। तो हमें संयुक्त क्रिया के मात्र अंतिम खंड पे ही विचार करना है। ये पढ़ चुका संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड अकर्मक है, इसीलिए पढ़ चुका अकर्मक संयुक्त क्रिया कहलाएगी। तो अब आप अपूर्ण भूतकाल और संयुक्त क्रिया के बारे में समझ गए हैं। अब हम कर्ता की ने विभक्ति का प्रयोग कहाँ होता है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम ज्यों ही अपूर्ण भूतकाल और संयुक्त सकर्मक संयुक्त क्रिया और अकर्मक संयुक्त क्रिया की बात करेंगे, आपको समझ जाना चाहिए कि हम क्या कहने जा रहे हैं। इसको मैंने 6 बिंदुओं में बांटा है। पहला बिंदु है कि अपूर्ण भूतकालिक क्रिया को छोड़कर शेष 5 भूतकालिक सकर्मक क्रिया के साथ आने वाले कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे राम ने रोटी खाई, देखिए ये जो है अपूर्ण भूतकालिक क्रिया नहीं है। क्यों? कि इसमें रहा था, रही थी, रहे थे नहीं है, किंतु है ये भूतकालिक क्रिया।
और ये सकर्मक क्रिया है। क्या खाई? दाल, रोटी, चावल, कुछ भी। तो ये खाई जो है यह सकर्मक क्रिया है, ये भूतकालिक सकर्मक क्रिया है, किंतु ये अपूर्ण भूतकाल की क्रिया नहीं है। इसीलिए इसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होगा। अब हम कर्ता का चयन करते हैं। किसने खाई? तो राम ने। राम यहाँ पर कर्ता है, इसीलिए यहाँ पर ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है और तब हुआ राम ने रोटी खाई। आप यहाँ पर रोटी देख रहे हैं, ये रोटी भी कर्म है, किंतु इस कर्म रहे या नहीं रहे उससे मतलब नहीं है। हमें सिर्फ भूतकालिक सकर्मक क्रिया है या नहीं। अगर वह भूतकालिक सकर्मक क्रिया है तो वह अपूर्ण भूतकाल की क्रिया तो नहीं है ना। अगर ऐसा है तो उसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होगा। उसी तरह देखिए, उसने कहा था। यहां देखिए इस वाक्य में कर्म नहीं है, किंतु कहा था। कहना जो है वह सकर्मक क्रिया है। क्या कहना? कविता, कहानी, दोहा, सवैया, बातें वगैरह वगैरह कुछ भी कहा जा सकता है। इसीलिए कहा जो है कहना से बना है और कहना सकर्मक क्रिया है। यह भूतकालिक क्रिया है किंतु अपूर्ण भूतकालिक क्रिया नहीं है, इसीलिए इसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होगा। किसने कहा? उसने। यहाँ पर उस जो है कर्ता है, इसीलिए उसके साथ ने विभक्ति का प्रयोग होगा। उसी तरह से उसने भात पकाया होगा। पकाया पकाना से बना है। क्या पकाया? दाल, चावल, रोटी, भात, कुछ भी। इसलिए पकाया यहां पर सकर्मक क्रिया है और अपूर्ण भूतकाल की क्रिया नहीं है, किंतु यह भूतकालिक क्रिया है, इसीलिए इसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होगा। किसने पकाया? उसने। उस यहां पर कर्ता है, इसीलिए इसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मैंने दूसरा बिंदु दिया है कि मात्र अपूर्ण भूतकालिक क्रिया को छोड़कर शेष पांचों भूतकालिक सकर्मक संयुक्त क्रिया यदि वाक्य में आया हो तो उसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे उसने रो दिया। देखिए, रो दिया एक संयुक्त क्रिया है और इस संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड दिया जो है यह सकर्मक है। तो ये अंतिम खंड दिया सकर्मक है, इसीलिए रो दिया ये सकर्मक संयुक्त क्रिया है, इसीलिए इसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होगा। उसने रो दिया, उसने, उस यहां पर कर्ता है, इसीलिए इसके साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी तरह से मैंने सो लिया। सो लिया कर्मक क्रिया है क्योंकि इसका अंतिम खंड लिया सकर्मक है और ये अपूर्ण भूतकालिक क्रिया को छोड़कर शेष पांचों भूतकालिक क्रियाओं में से ही है, इसीलिए इसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। किसने सो लिया? तो मैंने। मैं यहां पर कर्ता है, इसीलिए इसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी तरह रमेश ने हंस दिया। ये हंस दिया एक संयुक्त क्रिया है। हंस जो है अकर्मक क्रिया है, किंतु इसका अंतिम खंड दिया जो है सकर्मक क्रिया है, इसीलिए हंस दिया कर्मक संयुक्त क्रिया है। और ये भूतकालिक क्रिया है किंतु अपूर्ण भूतकालिक क्रिया नहीं है, इसीलिए इसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा बिंदु मैंने लिया है प्रेरणार्थक क्रिया के साथ आने वाले कर्ता के साथ भी ने विभक्ति का प्रयोग होता है यदि क्रिया अपूर्ण भूतकालिक क्रिया को छोड़कर शेष अन्य भूतकालिक क्रिया की हो। अब आप ये भी कह सकते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? वह क्रिया जो स्वयं न करके जब दूसरे को प्रेरित करके करवाया जाता है तो वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे पढ़ाया, खिलाया, दौड़ाया,
ये सब जो है यह प्रेरणार्थक क्रिया है, क्योंकि यह क्रिया कर्ता स्वयं नहीं करके किसी दूसरे से करवाता है। तो जैसे मैंने उसको पढ़ाया, देखिए पढ़ाया यहां पढ़ना से बना है। ये पढ़ाया जो है कर्ता स्वयं नहीं करके दूसरे को पढ़ने के लिए प्रेरित किया है, तब वह पढ़ रहा है, इसलिए यह पढ़ाया एक प्रेरणार्थक क्रिया है। यह अपूर्ण भूतकालिक क्रिया नहीं है, किंतु भूतकालिक क्रिया है, इसीलिए इसके कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग किया गया है। किसने पढ़ाया? तो मैंने, मैं यहां पर कर्ता है, इसीलिए यहां पर कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से मैंने उसे हंसाया, हंसाया जो है, देखिए हंसाया यहां पर क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया है, किंतु हंसना अकर्मक क्रिया है। तो अकर्मक क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया जब बनती है तो उसमें सकर्मक या अकर्मक क्रिया पे ध्यान नहीं दिया जाता है। जितनी भी प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं, यदि वह अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर शेष पांचों भूतकालिक क्रिया में होती है तो उसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है। तो यहाँ हंसाया जो है भूतकालिक क्रिया है और यह अपूर्ण भूतकाल की नहीं है, इसीलिए इसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसने हंसाया? मैंने। ये मैंने, मैं जो है सो कर्ता है, इसीलिए इसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। मैंने चौथा बिंदु लिया है कि यदि अकर्मक क्रिया सकर्मक हो जाती है और वह अपूर्ण भूतकाल की क्रिया को छोड़कर शेष पांचों भूतकालिक क्रिया में से कोई भी क्रिया होती है तो उसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उसने टेढ़ी चाल चली, चलना क्या है? यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। चलना यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, किंतु उसमें एक चाल जुट गई है। ये चाल चलना में जुट करके इस चलना को सकर्मक बना दिया है। और यह चली जो है अपूर्ण भूतकालिक क्रिया को छोड़कर शेष पांचों भूतकालिक क्रियाओं में से ही है, इसीलिए इसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। किसने चाल चली? तो उसने, उस यहाँ पर कर्ता है, इसीलिए उसके साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से मैंने कई लड़ाइयाँ लड़ी है। लड़ना एक अकर्मक क्रिया है। क्या लड़ी? कोई स्पष्ट उत्तर नहीं है, इसीलिए लड़ी लड़ना से बना है और ये लड़ी अकर्मक क्रिया है, किंतु ये लड़ाइयाँ इसमें जुड़ करके इस लड़ी को सकर्मक बना दिया है। और यह अपूर्ण भूतकाल की क्रिया नहीं है, किंतु है भूतकालिक क्रिया ही, इसीलिए इसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। किसने लड़ाइयाँ लड़ी? तो मैंने, मैं यहाँ पर कर्ता है, इसीलिए यहाँ पर ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है। अब पांचवा बिंदु मैंने जो लिया है इसे अपवाद ही मान के चलिए। ये अकर्मक क्रियाएं हैं, किंतु इन अकर्मक क्रियाओं के साथ भी कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे थूकना, छींकना, खांसना, ये सब अकर्मक क्रियाएं हैं, किंतु ये अकर्मक क्रियाएं जब अपूर्ण भूतकाल की क्रिया को छोड़कर शेष अन्य भूतकालिक क्रियाओं के रूप में आती है तो इसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उसने थूका, ये थूका जो है अकर्मक क्रिया है, किंतु यह अपवाद स्वरूप है। किसने थूका? उसने, उस यहाँ पर वह से बना है, इसीलिए इसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है। और ये भी ध्यान देने की बात है कि ये थूका जो है अपूर्ण भूतकाल की क्रिया को छोड़कर अन्य भूतकालिक क्रिया है, इसीलिए इसके कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से मैंने खांसा, खांसना भी अकर्मक क्रिया है, किंतु यह अपवाद स्वरूप है और यह अपूर्ण भूतकालिक क्रिया को छोड़कर अन्य भूतकालिक क्रिया है, इसलिए इसके कर्ता के साथ भी ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। किसने खांसा? मैंने, मैं यहाँ पर कर्ता है, इसीलिए मैं के साथ ने विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार तुमने नहाया,
नहाना भी अकर्मक क्रिया है और यह अपूर्ण भूतकाल की क्रिया को छोड़कर शेष अन्य पांचों भूतकालिक क्रियाओं में से ही एक है। इसीलिए इसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। किसने नहाया? तो तुमने। तुम यहां पर कर्ता है, इसीलिए इस तुम के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इस तरह से थूकना, छींकना, खांसना, नहाना ये अपवाद स्वरूप शब्द हैं, इसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है। अब मैंने छठा बिंदु लिया है कि समझना एक ऐसी क्रिया है जिसके साथ कभी ने विभक्ति का प्रयोग होता है और कभी नहीं भी होता है। अर्थात समझना का अर्थ यदि समझ सकना के रूप में होता है तो उसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है। यदि समझना का भाव सामान्य रूप में होता है तो इसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग होता है, किंतु तभी जब ये समझना पूर्ण भूतकाल की क्रिया को छोड़कर अन्य किसी भी भूतकालिक क्रिया के रूप में आई हो तभी। जैसे मैं समझा नहीं अर्थात समझ सकना का बोध कराता है और समझ सकना एक संयुक्त क्रिया हो जाती है। और संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड यदि अकर्मक हो तो वह क्रिया अकर्मक हो जाती है। इसीलिए इसके कर्ता के साथ ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह से तुमने समझा तभी तो जवाब दिया, ये तुमने के साथ जो है समझा, ये समझा जो है इस समझा का सामान्य रूप में अर्थबोध होता है और यह समझा जो है अपूर्ण भूतकाल की क्रिया को छोड़कर इस अन्य भूतकालिक क्रियाओं के रूप में है। इसीलिए इसके कर्ता के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किसने समझा? तुमने। तुम यहाँ पर कर्ता है, इसीलिए यहाँ पर तुम के साथ ने विभक्ति का प्रयोग किया गया।